नमस्कार। आज के इस लाइव टेस्ट के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत। अभी तक जिन्होंने पुराने टेस्ट पेपर नहीं देखे हैं उनको कहना चाहता हूं कि पुराने जितने भी टेस्ट के वीडियो जारी किए जा चुके हैं उनको आप लोग अवश्य देख लें, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांटकर ही टेस्ट लिया जाता है। ये प्रश्न आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लीजिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं और पहला प्रश्न ये लीजिए आपके सामने। राजस्थानी संस्कृति में जनेऊ क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, भूमि का एक माप है, एक प्रकार का लोक गीत है, एक कृषि कर है। जानोटन एक प्रकार का वर पक्ष की ओर दिया जाने वाला भोज है, इसे जानोटन कहा जाता है। उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया था? समाज सुधार के लिए राजपूत समाज में समाज सुधार के लिए एक सभा गठित की गई थी। उस सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये सभा गठित हुई थी 2 जुलाई 1877। अब जब 1877 में ये गठित हुई थी और ये उदयपुर में गठित हुई थी, उस समय उदयपुर के महाराणा थे सज्जन सिंह। उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह द्वारा 1876 ईस्वी को एक समाचार पत्र प्रकाशित करवाया गया था जिसका नाम था सज्जन कीर्ति सुधाकर। ये मेवाड़ के राणा सज्जन सिंह द्वारा प्रकाशित करवाया गया। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? धौलपुर शासक, करौली शासक, अलवर शासक या भरतपुर शासक? मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, ए, बी, सी और डी। ए अलवर, बी भरतपुर, सी करौली और डी धौलपुर। इसमें से ये तय हुआ था, उम्र में सबसे बड़े होंगे। उम्र में बड़े थे उदयभान सिंह कहाँ के थे राजा? उदयभान सिंह थे धौलपुर के। उनको राज प्रमुख बनाया गया। राजधानी बड़ी रियासत जो होगी उसको दी जाएगी, राजधानी अलवर को दी गई। अलवर राजधानी रही अलवर। और करौली के जो राजा थे जिसका नाम था गणेश पाल देव, उनको उपराज प्रमुख बनाया गया। भरतपुर में एक दुर्ग बना हुआ जिसका नाम है लोहागढ़। उस दुर्ग के अंदर उद्घाटन हुआ था और ये उद्घाटन कब हुआ था? 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948। कौन से संघ का गठन हुआ? मत्स्य संघ का गठन हुआ। अब एक प्रश्न आपसे पूछ लूं, मत्स्य संघ का राजस्थान के अंदर विलय कब किया गया? राजस्थान में विलय कब किया गया? कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए। और कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर विलय किया गया? प्रताप नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? दिल्ली, आगरा, कानपुर या फिर बरेली? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा एक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था जिसका नाम था प्रताप समाचार पत्र, और ये प्रताप समाचार पत्र कानपुर से प्रकाशित होता था। बिजोलिया किसान आंदोलन के समाचार इस पत्र में छपे थे जिसका नाम था प्रताप समाचार पत्र। पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से रहा? हड़ौती प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल? हड़ौती क्षेत्र में जन जागृति लाने का श्रेय
पंडित नैनूराम शर्मा को है। ये सही उत्तर होगा हड़ौती प्रजा मंडल। इसी के साथ साथ याद रखिएगा कोटा प्रजा मंडल, अगर ऐसा ऑप्शन में होता तो ये दोनों सही होते। कोटा प्रजा मंडल और हड़ौती प्रजा मंडल के संस्थापक पंडित नैनूराम शर्मा थे। हड़ौती में कौन कौन से जिले आए याद रखना, कोटा बूंदी, बारा और झालावाड़। इसमें से वो कौन सा था जिसमें प्रजामंडल आंदोलन नहीं था? देखिए, बारा बाद में बना, झालावाड़ रियासत थी, कोटा रियासत थी, बूंदी रियासत थी। बूंदी में कांतीलाल, कोटा में नैनूराम शर्मा और झालावाड़ के अंदर मांगीलाल भवे। और हड़ौती प्रजामंडल का प्रश्न आए तो नैनूराम शर्मा। चार बाग स्थित है, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। चार बाग की छतरियां हैं, ये कहाँ पर स्थित हैं? चार बाग की छतरियां बूंदी में है, कोटा में है, बीकानेर में है या फिर अजमेर के अंदर है। देखिए, बूंदी में है चार बाग की छतरियां, लेकिन बूंदी से विभाजन होकर के कोटा अलग बनने पर अधिकतर छतरियां वर्तमान में कहाँ पर स्थित हैं? कोटा के अंदर है। तो ऐसी स्थिति में बूंदी में ज़्यादातर छतरियां कौन सी हैं? केसर बाग की छतरियां अब बूंदी में ज़्यादा हैं और चार बाग की अधिकतर छतरियां ज़्यादातर किस में हैं? कोटा में। लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, तो सही उत्तर इसका क्या होगा? बूंदी। लेकिन बूंदी और कोटा साथ में दे देते तो उत्तर क्या होता? कोटा होता। याद रखना, केसर बाग की छतरियां कहाँ पर है? केसर बाग की बूंदी में है। कागा की छतरियां कहाँ पर है? कागा की छतरियां जोधपुर में है। कागा की छतरियां जोधपुर के अंदर है। और देवी कुंड सागर या देवी कुंड की छतरियां कहाँ पर है? देवी कुंड छतरियां बीकानेर के अंदर है। ये लीजिए अगला प्रश्न, राजपूत जीवन संध्या उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? केसरी नाथ के द्वारा, अविंद्र नाथ के द्वारा, रमेशचंद्र दत्त के द्वारा या कन्या लाल के द्वारा? राजपूत जीवन संध्या उपन्यास रमेशचंद्र दत्त के द्वारा लिखा गया था। रमेशचंद्र दत्त ने लिखा। हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज हो या हरियाली अमावस्या हो, हरियाली पूर्णिमा हो, ये सब एक ही माह में आते हैं और वो माह है कौन सा? श्रावण का महीना। श्रावण का महीना जिसमें हरियाली श्रावण शुक्ला तीज को हरियाली तीज मनाई जाती है। श्रावण शुक्ला तीज को। इस तीज को किस नाम से जाना जाता है? इस तीज को छोटी तीज के नाम से जानते हैं। छोटी तीज। बड़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्णा तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है। बड़ी तीज को सातुड़ी तीज कहते हैं, बड़ी तीज को बूढ़ी तीज कहते हैं और बड़ी तीज को कजली तीज कहते हैं। कजली तीज का मेला कहाँ लगता है? बूंदी में लगता है। और छोटी तीज का मेला कहाँ लगता है? जयपुर में लगता है। तीज माता प्रश्न किसका प्रतीक है? पार्वती। तीज माता पार्वती की प्रतीक है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, एल.पी. टेसीटोरी, मोतीलाल मेनारिया, गैरी स्मिथ। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के अंदर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा भाषाओं का पहली बार वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया, जिसमें से कौन सी भाषा? राजस्थानी भाषा का भी वैज्ञानिक सर्वप्रथम वर्गीकरण अगर प्रश्न आ जाए किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, राम गोपाल चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा? नाथ द्वारा, अलवर, बूंदी, बीकानेर। सही उत्तर दीजिए आप।
दोनों प्रश्न अगर थोड़ा सा अगर आपने ध्यान सुना हो, गुलाम अली और बलदेव ये चित्रकार प्रसिद्ध रहे हैं। इनका संबंध अलवर चित्रशैली से रहा है। अलवर चित्रशैली वो हैं जो अलवर चित्रशैली बॉर्डर चित्रण हेतु प्रसिद्ध रही, बॉर्डर चित्रण हेतु प्रसिद्ध रही। अलवर चित्रशैली में योगासन विषय पर चित्रण किया गया। सूफी संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? सूफी संत का नाम था हमीदुद्दीन। हमीदुद्दीन की दरगाह कहाँ पर स्थित है? सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह गागरोन दुर्ग के अंदर स्थित हैं, जिनको मीठे शाह के नाम से भी जाना जाता है। गागरोन दुर्ग को राजस्थान का जल दुर्ग या फिर राजस्थान का उदक दुर्ग भी कहते हैं। कौन सी नदियों के संगम पर है? काली सिंध और बताओ, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित हैं। कौन सा दुर्ग? गागरोन का दुर्ग। सारंगपुर का युद्ध 1437 किन राज्यों के मध्य हुआ था? सारंगपुर के युद्ध को ही मालवा का युद्ध कहते हैं। मालवा का युद्ध कहते हैं। किन राज्यों के बीच में हुआ था? मेवाड़ मारवाड़, गुजरात मारवाड़ या मेवाड़ और चंदेल। तो सही उत्तर होगा इसका मेवाड़ और मालवा। अब राज्यों के बीच में तो पता चल गया आपको। अब बताओ राजा कौन थे? मेवाड़ के राजा थे राणा कुंभा और मालवा के राजा कौन थे? महमूद खिलजी प्रथम थे। और इस युद्ध विजय की स्मृति में कुंभा ने किसका निर्माण करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ किसको समर्पित हैं? विजय स्तंभ समर्पित है भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसे विष्णु ध्वज भी कहते हैं। लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा कालीबंगा, आहड़, बालाथल या फिर बागोर। सही उत्तर होगा इसका आहड़ होगा। और आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। आहड़ उदयपुर में, जहाँ पर लाल और काले मृद भांड वाले संस्कृति के बर्तन मिले हैं। नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की थी? कुंभा ने, मंडन ने, सोम ने, जगजीवन भट्ट ने। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुंभा ने एक ग्रंथ लिखा था जिस ग्रंथ का नाम था संगीत राज ग्रंथ। याद रखिए, सारे प्रश्न जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट को देने के साथ साथ मेरी हर बात को सुनते जाइए। कई बच्चों के मैसेज आते हैं, बोलते हैं कि सर अभी तक आपने जितने भी टेस्ट लिए उन सब के हमने नोट्स बना दिए। वेरी गुड। आप सभी को मैं आपको बताना चाहता हूँ, परीक्षाएं कभी भी आयोजित करवाई जा सकती हैं, इसलिए आप सभी लोग तैयार रहें। इसको आप लोग थोड़ा सा सीरियस लीजिए और कोशिश करिए, हमेशा टेस्ट में भाग लीजिए, क्लास अटेंड करिए। देखिए, ज्ञान का संग्रह करिए, जिज्ञासु बन के रहिए। संगीत राज एक ग्रंथ लिखा था जिसको 5 भागों में बांटा गया। 5 इसके भाग थे और इन 5 भागों को संयुक्त रूप से रत्न कोश कहते थे, रत्न कोश। और इन 5 भागों में से एक भाग था नृत्य रत्न कोश। नृत्य रत्न कोश एक भाग था और इस नृत्य रत्न कोश की रचना किसके द्वारा की गई? कुंभा के द्वारा की गई। खनिज जिनके उत्पादन में राजस्थान का देश में लगभग एकाधिकार हैं, वो कौन से खनिज हैं? वोलेस्टोनाइट तांबा, ग्रेनाइट संगमरमर, फेल्सपार जिप्सम, सीसा जस्ता या फिर जेस्पार। वोलेस्टोनाइट और तांबा ऐसे खनिज है जिसके अंदर राजस्थान का
पूरे देश में लगभग एकाधिकार हैं। बुढ़ा किशोरीदास और चौथ का बरवाड़ा जिस खनिज के लिए प्रसिद्ध है वो है सीसा दस्ता, तांबा, लोएस या फिर मैंगनीज। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, और यहाँ पर चौथ माता का मेला लगता है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सीसा एवं जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? चंबल नदी जब राजस्थान के इस हिस्से से, राजस्थान के इस भाग से प्रवेश करती है और इधर से जाती है, यहाँ से होकर के, और फिर ये बॉर्डर पर यहाँ पर, तो चंबल नदी जब प्रवेश करती है उससे पहले इसके ऊपर एक बांध यहाँ पर बना हुआ है जिसका नाम है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है। कहाँ पर है? गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के अंदर है। बाकी राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये सभी बांध चंबल नदी पर हैं और ये सभी बांध अपने राजस्थान के अंदर हैं। इंदिरा गांधी नहर की जय नारायण व्यास लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं? जोधपुर बीकानेर नागौर, जोधपुर जैसलमेर, बीकानेर जैसलमेर। याद रखना, इंदिरा गांधी IGNP की लिफ्ट नहर है। कुंभा कंवर पन्ना, याद रखिए, कुंभा कंवर पन्ना, तेजा करणी, जाम्बो की जय, ये लिफ्ट नहर है। कुंभाराम आर्य, कंवर सेन, पन्नालाल बारूपाल, तेजाजी, डॉक्टर करणी सिंह, जाम्भोजी और जय नारायण व्यास। तो ये जोधपुर और जैसलमेर सही होगा। थारपारकर नस्ल की गाय राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में पाई जाती हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर, सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा। थारपार नस्ल की ज़्यादातर गायें राजस्थान के कौन से जिलों में? बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में अधिकतर पाई जाती हैं। सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से होती है? थोड़ा प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, और ऐसे प्रश्न कई बार पटवार वगैरह ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कांस्टेबल के अभ्यर्थियों, आप भी ध्यान दीजिए, जितने आप कठिन प्रश्न हल करोगे तो आपका नॉलेज इतना ही अच्छा सा आगे बढ़ेगा। ये सोयाबीन की खेती आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी भाग के अंदर सर्वाधिक प्रमुखता से की जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? देखिए, इस तरह से प्रश्न भी पूछा जाता है, सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है और सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। तो इस तरह से प्रश्न आप लोग तैयार अवश्य करें। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी खंड, जो कि कृषि जलवायु खंड की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से भाग हैं, इसका भी वर्गीकरण आप लोग अवश्य देख लें एक बार। राजस्थान में काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? गढ़ीसर, आकल, तनोट, लोदरवा। आकल वुड फॉसिल, काष्ठ का मतलब लकड़ी, वुड फॉसिल पार्क है, जीवाश्म पार्क है, आकल के अंदर है। और ये आकल कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है, आकल जैसलमेर। गढ़ीसर झील भी जैसलमेर में, तनोट माता का मंदिर बना हुआ तनोट जैसलमेर में, और लोदरवा भी कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा होती है। शीतकाल में राजस्थान में जो वर्षा होती है उसे मावठ कहते हैं, और
इसे किसान लोग सोने की बूंदें कहते हैं, सोने की बूंदें कहते हैं। ये कौन सी फसल के लिए उपयुक्त हैं? ये रबी की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। ये किससे होती है? राजस्थान में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, या फिर इसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहते हैं छापर, भाकर, गिरवा या फिर डांग। सिरोही में भाकर के नाम से जानते हैं, भाकर। और गिरवा कहाँ पर है? गिरवा उदयपुर के अंदर है। तस्त्री नुमा पहाड़ी श्रृंखलाओं को गिरवा कहते हैं। डांग क्षेत्र है, डांग की रानी किसे कहते हैं? डांग की रानी करौली को कहा जाता है। राजस्थान में भौरठ का पठार स्थित है। माउंट आबू अंबा माता के बीच, कुंभलगढ़ गोगुंदा के बीच, रास जयसमंद प्रतापगढ़ के बीच, भैंसरोडगढ़ बिजोलिया के बीच। भौराठ याद रखना, भौराठ का जीके अच्छा था। भौराठ का क्या अच्छा था? जीके अच्छा था। जी मतलब गोगुंदा, के मतलब कुंभलगढ़। तो यहाँ पर ये सही होगा। भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया, ये दोनों बी और बी से याद करना। बीबी, ये कौन सा पठार आएगा इन दोनों के बीच में? ऊपर माल। तो याद रखना, बीबी कौन से माल में रहती है? बीबी हमेशा ऊपर वाले माल में रहती है। माल मतलब माड़िया, महल। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है, वलित पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, ब्लॉक पर्वतों के रूप में। वर्तमान में अरावली पर्वतमाला पुराना पर्वत होने के कारण इसे अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, या इस पर्वत के रूप में भी विद्यमान है। कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? वैसे सही उत्तर तो इसका ये होगा, कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में से होकर गुजरती है और डूंगरपुर की जिले की सीमा को स्पर्श करते हुए गुजरती हैं। बांसवाड़ा जिले में से होकर के गुजरती हैं। तो यहाँ उदयपुर ऑप्शन गलत होगा, बांसवाड़ा चित्तौड़ गलत होगा। यहाँ पर सही उत्तर होगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर सही। प्रश्न कई बार आता है कि राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के किस दिशा में? उत्तर दिशा में। देखिए, और जो ये भाग आ जाता है, ये सिर्फ इतना सा भाग है, ये भाग बांसवाड़ा का है और ये कर्क रेखा के कौन सी दिशा में है? ये कर्क रेखा की दक्षिणी दिशा में। राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान राज्य की, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यहाँ से लेकर के यहाँ गंगानगर और ये बाड़मेर, यहाँ पर जैसलमेर और यहाँ पर बीकानेर, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। टोटल इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। कई बार देखिए इसको वर्ग किलोमीटर में भी लिखा होता है, तो अच्छी तरह से समझ जाइए, ये सीधी सी लंबाई है और ये किलोमीटर के अंदर है। जैसे पूरे राजस्थान की परिधि पूछी जाती है तो 5920 किलोमीटर में आएगी। ये देखिए, ये परिधि है। और राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पूछा जाए तो 4850 किलोमीटर हो जाएगी, जिसमें 1070 माइनस कर देंगे। अब देखिए, इस पर कई बार प्रश्न पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है? तो उत्तर होगा श्री गंगानगर। और सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? तो उत्तर होगा कौन सा? बीकानेर सबसे दूर स्थित है। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? अच्छा प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर आर्य समाज की जब भी बात आती है तो हमें सिर्फ इतना याद रहता है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। लेकिन मेवाड़ में प्रश्न आया है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? विष्णुलाल पांड्या, राधा किशन शर्मा, गोपीनाथ शर्मा या कन्हैयालाल जाधव? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए सभी। विष्णुलाल पांड्या द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई।
स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 के अंदर की गई थी। सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत करने में सबसे पहला स्थान अगर पूछा जाता है तो स्वामी दयानंद सरस्वती का है, और इन्होंने जून 1865, याद रखिए, जून 1865 से राजस्थान में यात्राएं शुरू कर दी गई थी। आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या प्रथम या तृतीय दोनों श्रेणी? यहाँ ध्यान रखें, ए बी सी ऐसा अगर प्रश्न आए, इसको इसी में लिखा गया द्वितीय, तो राजस्थान किस से आता था? बी श्रेणी में आता था, और अजमेर मेरवाड़ा सी में आता था। देशी रियासतें जितनी भी थी वे सभी बी श्रेणी में आया करती थी। शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पंडित नरोत्तम लाल जोशी, पंडित टोडरमल, पंडित रामकरण अशोक, पंडित अबिन हरि। शेखावटी क्षेत्र में एक आंदोलन चला था जिसका नाम था जकात आंदोलन, जिसका नेतृत्व पंडित नरोत्तम लाल जोशी के द्वारा किया गया। पंडित नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान में आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आप उत्तर दीजिए। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कृष्णदत्त पालीवाल, मास्टर आतिंद्र, त्रिलोकचंद माथुर, अमृतलाल पायक। धौलपुर याद रखना, आप ये फिक्स कर लो, धौला और काला ये आप याद कर लीजिए। धौला काला मतलब कृष्णदत्त पालीवाल। अब प्रश्न आता है कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? बीकानेर और धौलपुर दोनों प्रजामंडल की स्थापना 1836 में हुई, और ये मैं कई बार कहता हूँ, बीकानेर धौलपुर के बीच में 36 का आंकड़ा था। गवर्नर जनरल बेंटिंक ने अजमेर में देशी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया था? 1832 में, 34 में, 29 में या फिर 30 के अंदर? गवर्नर जनरल बेंटिंक के द्वारा 1832 ईस्वी को अजमेर में देशी राजाओं का दरबार स्थापित किया गया था। ये गवर्नर जनरल बेंटिंक वही बेंटिंक थे जिसको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। ध्यान से समझिएगा, भारत का प्रथम ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? बेंटिंक था। इनके द्वारा भारत के अंदर सती प्रथा पर 1829 ईस्वी को रोक लगाई थी, कानून 17 के तहत। रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार किसे दिया गया? मंगत बादल, कोमल कोठारी, विजय दान देथा, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। देखिए, रूसी कथाएं और उसका राजस्थानी में किस नाम से अनुवाद किया गया? गजबन के नाम से अनुवाद किया गया, जिसके नाम से एक राजस्थान में प्रसिद्ध अभी गाना भी खूब चल रहा है, और ये अनुवाद किया था लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत के द्वारा। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की एक पुस्तक जिसका हॉस्टल वार्डन के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान की प्रेम कहानियाँ, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत के द्वारा लिखी गई। भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये कथन किसका था? महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। केसरी सिंह बारट के भाई जोरावर सिंह बारट, केसरी सिंह बारट के पुत्र प्रताप सिंह बारट, यानी कि पूरा परिवार स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति भारत माता की दास्ता की श्रृंखला को काटने के लिए
पूरा परिवार समर्पित था, ये कहा था रास बिहारी बोस के द्वारा कहा गया। जल झुलनी एकादशी त्यौहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ला एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी या फिर श्रावण शुक्ल एकादशी। जल झूलनी एकादशी को देव झूलनी एकादशी भी कहते हैं। देव झूलनी एकादशी भी कहते हैं। यहाँ राजस्थानी संस्कृति के अंदर देव शयनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी और देव उठनी एकादशी प्रसिद्ध हैं त्यौहार। ये तिथियां इसको आप याद करिएगा। और भाद्रपद के अंदर देव झूलनी एकादशी आती हैं। भाद्रपद शुक्ला एकादशी को देव झूलनी एकादशी, जिसको जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। अपने राजस्थानी में कहावत है देव झूल्या और मैं भूल्या। ऐसा कहा जाता है देव झूल्या और मैं भूल्या। इस समय बारिश का अंतिम दिन माना जाता है। गढ़बोर राजस्थान के अंदर इस समय बड़ा मेला आयोजित किया जाता है, जिसे जल झूलनी एकादशी कहते हैं। कार्तिक शुक्ला एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में है? मारवाड़, मेवाड़, कोटा या फिर ढूंढाड़। कमल चंद्र द्वारा चित्रित हैं। कमल चंद्र द्वारा चित्रित और तेज सिंह के समय यह चित्रित किया गया। तेज सिंह के समय यह चित्रित हुआ और ये मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ, जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। राजस्थान में भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर है पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर, रामगढ़ का भंड देवरा मंदिर, मैनाल का महानालेश्वर मंदिर, डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। RS प्री में वगैरह में कभी इस प्रकार मंदिरों की शैलियाँ पूछी जाती हैं। और ये है पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर, जिसको भूमिज शैली का मंदिर भी माना जाता है। बछावतों, रामपुरिया, गुलेचा, सेठिया की हवेलियाँ राजस्थान में कहाँ स्थित हैं? जैसलमेर, सीकर, जोधपुर या फिर बीकानेर। उत्तर दीजिए आप। बहुत प्रसिद्ध है बछावतों की हवेली, रामपुरिया हवेली, ये प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है? ये बीकानेर के अंदर है। मटक, बिछायत, चूर सराई क्या थे इस राजस्थान में स्थानीय करों के नाम? राजस्थान में देशी कपड़ों के स्थानीय नाम, कृषि यंत्रों के नाम, सिंचाई के साधनों के नाम। राजस्थान के अंदर स्थानीय कर लगते थे, उन करों के ये नाम थे। वैदिक सागर तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की थी? अजीत सिंह, अभय सिंह, जोरावर सिंह या फिर गज सिंह। बीकानेर के शासक जिसका नाम था जोरावर सिंह, उनके द्वारा ये ग्रंथ लिखे गए थे, वैदिक सागर तथा पूजा पद्धति। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया? कालीबंगा, आहड़, बालाथल या फिर बैराठ। देखिए, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, आहड़ उदयपुर के अंदर है और बालाथल उदयपुर के अंदर है और बैराठ कहाँ पर है? बैराठ जयपुर के अंदर है। यहाँ पर प्रश्न है 11 कमरा वाला विशाल भवन, ये बालाथल उदयपुर इसका सही उत्तर है। ढींगला, भिडरिया, नाथ दारिया
क्या थे मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, मेवाड़ की दरी पट्टियों के नाम, मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम, मेवाड़ के राजस्व करों के नाम। ये शब्द थोड़ा प्रसिद्ध रहा हुआ है, कई बच्चे इसका उत्तर दे देंगे। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के थे। बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर, कान में, नाक में या फिर हाथों में? बलिया आभूषण बहुत आसान है, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका नाम है बलिया आभूषण। और ये किस में पहना जाता है? ये हाथों में पहना जाता है। बाजूबंद जहाँ पहना जाता है, भुजबंद जहाँ पहना जाता है। चंदू जी का गड्ढा तथा बोड़ी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है? तीर कमान निर्माण के लिए, मीनाकारी के लिए, कुंदन कला के लिए, जाजम छपाई के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, जाजम या जाजम छपाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आकोला प्रसिद्ध है। और आकोला कहाँ पर है? चित्तौड़ के अंदर है। कुंदन कला कहाँ पर है? जयपुर है। और मीनाकारी भी कहाँ पर? जयपुर के अंदर है। अब तीर कमान निर्माण के लिए चंदू जी का गड्ढा तथा बोड़ी गामा प्रसिद्ध है। ये स्थान राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ये एक प्रश्न और आपसे पूछ लेते हैं, आप उत्तर दीजिए। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार, एक दिवसीय खेल, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, राजस्थानी लोक गीत। इसे ओलंदी कहते हैं या फिर इसे ओलूंदा भी कहते हैं। विवाह के नववधु के विवाह के समय साथ में जो भी लड़की जाती है उसे ओलूंदी कहा जाता है। ओलूंदी कहा जाता है। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? पुरुष, महिलाएं, नवयुवक या फिर बालक? देखिए, भीलों की जो जनजाति, इनके जो वस्त्र हैं, एक वस्त्र का नाम है खोइतू। ये भीलों में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है खोइतू। और कछाऊ ये घाघरा नुमा वस्त्र हैं जो कौन पहनती है? महिलाएं पहनती हैं। भीलों के अंदर एक आता है ढेपाड़ा, जिसको तंग धोती भी कहते हैं। तंग धोती कहते हैं ढेपाड़ा को। तो देखिए, आज के कुछ इन महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी होंगे, ऐसे ही कुछ प्रश्नों का संग्रह लेकर के हम आपके समय उपस्थित रहें। आप अपना स्कोर शेयर कीजिए कि आज आपकी क्या स्थिति रही, और आगे भी इसी तरह के टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। आप सभी लोग जुड़े रहिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का प्यार, स्नेह इसी तरह हमें मिलता रहे। थैंक यू।